lovely people, myself Khushi Vasan and the ones who are watching me for the first time. I am an educator at Unacademy and this is my YouTube channel. Do not forget to subscribe to the channel and another very important disclaimer that I want to give you at the beginning only. आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि ये जो इंटायर वीडियो है वो किस बारे में होगा, which is going to be ऑपरेशन ब्लू स्टार. ओके, सो ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि आपको हिस्ट्री बताऊँ, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ आपको और आपको मैं बताऊँ कि व्हाट ऑल इवेंचुअली हैपेंड की जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ. तो इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल लेंदी बट स्टिल गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी टेल इट यू. एंड थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज सोनली मेड to tell you people the facts and I'm not willing to hurt anybody's sentiments or feelings, so I'm so sorry in the beginning only if I'm hurting anybody's sentiments or beginning in the coming video. बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, it's just that थोड़ा सा बनता है. चलो so शुरू करते हैं. Let's just start with the session now. So I'm used to saying let's just start with the session, तो anyway ignore it. तो शुरू करते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द बेल आइकन, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज लॉन्ग एज यू गाइस कैन. चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अबाउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार. बट उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि इंदिरा गांधी ने ये किया और उसके बाद फिर व्हाटएवर हैपेंड, तो आपको मज़ा नहीं आएगा. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 1920. ओके, पहले तो बात करते हैं खालिस्तान की. ओके, लेट्स टॉक अबाउट खालिस्तान फर्स्ट. सो खालिस्तान का मतलब क्या होता है ज़रा जान लेते हैं. खालिस्तान का जो मतलब है दैट इज सिंपली द लैंड ऑफ द प्योर. ओके, मतलब कि खालिस्तान का जो मीनिंग है विच इज़ लैंड ऑफ द प्योर, ये इसका टर्म का मीनिंग है. खालिस्तान टर्म का मीनिंग है. और खालिस्तान लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू हैव अ सेपरेट कंट्री फॉर द सिख पॉपुलेशन, जिसको हम लोग क्या बुलाते थे, जिसको हम लोग पंजाब के लिए एक अलग कंट्री बनाना, विच इज खालिस्तान. ओके, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था. अब आ जाते हैं 1920 डायरेक्टली. 1920 में अकाली दल फॉर्म किया जाता है और अब 1920 के बाद नाउ लेट्स कम कट टू 90. अकाली दल जो है वो सिख माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को पुट फॉरवर्ड करता है. सो वो जो अकाली दल है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1920. एंड उसके बाद आता है आपका पार्टीशन का फेज विच इज़ 1947. तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे कहीं आसपास डाल भी दूंगी, आप सब लोगों को इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द पार्टीशन, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, जब हमारा देश जो है वो दो हिस्सों में बंटता है, जहाँ पे एक हिस्सा पाकिस्तान के पास होता है और एक हिस्सा अपने पास होता है, तो पंजाब को बीच में से बाइफरकेट किया जाता है, पंजाब को बीच में से तोड़ा जाता है, पंजाब को बीच में से बाइफरकेशन किया जाता है. तो बेसिकली ये आपका जो पूरा पंजाब है, इसके अंदर मैसिव किलिंग्स हुई, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा जो पंजाब था वो इंडिया में रह गया. ओके, सो पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस. नंबर 1 जो इंडियन पंजाब था और दूसरा जो पाकिस्तान में चला गया. ओके, उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली इट लेड टू अ मैसिव माइग्रेशन, ब्लड शेड होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड होता है, खून खराबा होता है, एवरीथिंग. क्योंकि सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान का पंजाब था वहाँ पे भी हैवी माइनॉरिटीज़ ऑफ सिख पॉपुलेशन रहती थी, तो उनको भी माइग्रेट करके अपने देश आना था विच इज़ इंडिया. तो रास्ते में उनके साथ बहुत अट्रोसिटीज़ होती थी, मैसिव किलिंग्स होती थी. तो पंजाब ऑलरेडी पूरा ब्लड शेड में डूबा हुआ था ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम. बहुत लोगों ने, बहुत सारी फैमिली ने अपने सन को खोया है. बहुत सारी फैमिलीज में विमेन को अबडक्ट करके लेके गए थे. बहुत सारी फैमिली में द विमेन वर रेप्ड, दे वर लूटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन. जब वो अपना घर को छोड़ के, अपना वेस्ट पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान वाला पंजाब को छोड़ के इंडिया में आ रहे थे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. अब क्या होता है कि देखो, अब ये पार्टीशन वाला सीन तो हो गया. अब उसके बाद क्या होता है कि सेपरेट पंजाब की डिमांड, मतलब कि पंजाब नॉट अ कंट्री, मतलब ऐसा होता है कि आपका जो पंजाब है ना, वो पहले हरियाणा वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पंजाब. पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एक ही हुआ करते थे. तो अब बेसिकली आपको पता होगा कि अपने देश ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया था 1953 में. और ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1956 के अंदर क्या किया, 1956 के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया.
लेकिन वहां पे पंजाब को रिकॉग्निशन नहीं मिली, पंजाब को एक अलग स्टेट नहीं बनाया गया, और क्योंकि पंजाब की डिमांड थी कि भैया हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग करो और हमें अपना पंजाब दो जहां पे आपकी प्राइमरीली सिख स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। ओके, बट ऐसा नहीं किया गया क्योंकि हमारे जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने ये बोला कि ये बिल्कुल ही नेसेसरी स्टेप नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे ग्रुप इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको इग्नोर किया गया 1956 के अंदर। फाइनली 1956 में इग्नोर किया गया और 1966 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी डिमांड को रिकॉग्नाइज करा और पंजाब और हरियाणा को सेपरेट करा गया और पंजाब जो है वो अलग हो गया। ओके, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे। हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट थी, हमारे जो पंजाब के जो अकाली दल लीडर्स थे, जो हमारे पंजाब के मिलिटेंट ग्रुप्स थे, वो ये बात चाहते थे, वो इस चीज़ को चाहते थे कि पंजाब को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाए उनके रीजन की, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑफकोर्स हमारी कंट्री जो है वो एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है जहाँ पे हमारा एक मजबूत सेंटर है और एक लेस इम्पॉर्टेंट या लेस पावरफुल स्टेट है। ओके, सो बेसिकली ये होता है। सबको समझ में आया? हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने पढ़ा कि देयर वाज 1920 अकाली दल वाज फॉर्म, ये टाइमलाइन याद कीजिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि पार्टीशन होती है 1947 में, जहाँ पंजाब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक पाकिस्तान चला जाता है, एक इंडिया आ जाता है। तीसरा डेट जो हमने याद किया वो ये किया कि 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने पंजाब की डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट नाकार दी। और चौथा जो है वो हमने ये याद किया कि 1966 के अंदर फाइनली पंजाब एंड हरियाणा को अलग किया जाता है और पंजाब को अपना रीजन दिया जाता है। अब बात करते हैं 66 के बाद 73 की। 1973 में क्या होता है? 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन निकलता है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इन 1973, और ये कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को रेज करता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को रेज करता है। इनकी डिमांड्स जो थी ना वो कुछ ऐसी डिमांड्स थी, मैं आपको 2-3 डिमांड्स बता देती हूँ इनकी। ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड थी कि कैसे वो लोग सिख आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं। वो उनका जो पहला डिमांड था वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिख आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करे और उसको सेफगार्ड करे। ठीक है, बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, मतलब कि जो पावर है वो सेंटर से देकर, मतलब सेंटर से छूट कर स्टेट गवर्नमेंट के पास आए। ठीक है, और वो ये चाहते थे कि नॉन इंटरफियरेंस हो, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट है, जो आपकी यूनियन है, वो कभी भी इंटरफियर ना करे इन द मैटर्स ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पंजाब के मैटर्स में इंटरफियर करता था, तो वो उनको पसंद नहीं आता था। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब उसके बाद जो दूसरी डिमांड थी आनंदपुर साहिब की वो ये थी कि चंडीगढ़ को इंटायरली, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों के अंडर आता है, सो चंडीगढ़ को इंटायरली पंजाब को दे दिया जाए। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कि चंडीगढ़ इंटायरली पंजाब का होना चाहिए। और उसके बाद एक ये रेजोल्यूशन निकलती है कि हरियाणा के अभी भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे पंजाब या सिख पॉपुलेशन रहती है, तो वो रीजन्स भी पंजाब के अंडर आ जाने चाहिए जो अभी हरियाणा के अंडर है। गॉट इट? 3 रेजोल्यूशन सब लोगों को समझ में आई। सो बेसिकली ये जो था आपका, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज देयर। आई होप यू गाइज गॉट दैट। अब उसके बाद क्या होता है ना, जरा देख लेते हैं। तो आई होप आपको टाइमलाइन अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, तो ऐसी कुछ रिफॉर्म्स थे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर। दिस रेजोल्यूशन वाज कम्प्लीटली फॉरगॉटन। अब देखो 73 में रेजोल्यूशन आया और 73 के बाद 1970s, 75, 76, 77, 78, 80s तक ये कम्प्लीटली भूल गए थे लोग। ठीक है, कि ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन आया था। And yet again आनंदपुर साहिब was given prominence in 1982, मतलब 73 में ये रेजोल्यूशन आया और उसके बाद दोबारा से इस पर्टिकुलर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को प्रोमिनेंस कब मिली? 82 के अंदर दोबारा से इसका मुद्दा उठा और इसको प्रोमिनेंस दी गई। अब क्या होता है ना, 1982 में भिंद्रावाला आते हैं। भिंद्रावाले जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप के लीडर आप कह सकते हो, भिंद्रावाले आते हैं। इनकी यहाँ की पिक्चर मैं आपको कहीं अटैच कर दूंगी। ओके, एंड अकाली दल, तो अकाली दल एंड भिंद्रावाले आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का मुद्दा फिर से उठाते हैं 1982 के अंदर। 1982 कट टू 1982, अभी हम लोगों ने 1920 से 1982 में आ गए हैं। ओके,
इंदिरा गांधी इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को क्या कंसिडर करती हैं और वो क्या बोलती है इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पे? इंदिरा गांधी जी ये बोलती हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का, ये एक सक्सेशनिस्ट मूवमेंट है, मतलब कि पंजाब के द्वारा आई गई एक ऐसी मूवमेंट है जो जो एंटी नेशनलिस्ट है, या फॉर दैट मैटर पंजाब जो है वो एक अलग रीजन चाहता है, जबकि अकाली दल कभी भी सेपरेट पंजाब की बात कभी नहीं करी अकाली दल ने। और भिंद्रा वाले थोड़े से ऐसे वायलेंट एंड फॉर दैट मैटर थोड़े से आर्म्स अपराइजिंग वाले थे और उनके फॉलोअर्स भी, लेकिन अकाली दल ने कभी भी सेपरेट पंजाब की बात नहीं करी। लेकिन इंदिरा गांधी का ये टेक था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इज अ सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। गॉट दैट। उसके बाद क्या होता है कि 1980 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो होते हैं दरबारा सिंह। ठीक है, दरबारा सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1980 में, क्योंकि जनता पार्टी फॉल हो जाती है 79 में। तो अब दोबारा से कांग्रेस पावर में आती है 80 के दशक में, और 80 के दशक में जब कांग्रेस दोबारा से पावर में आती है तो दरबारा सिंह जो है वो पंजाब के पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है जी। और वो जो है ऑर्डर करते हैं पुलिस को टू फायर नियरली 100 पीपल। ठीक है, मतलब कि एंड नियरली 100 पीपल वो फायर, मतलब एट द गिवन पॉइंट बहुत ज़्यादा ना, बहुत ही ऐसे टेंस सिचुएशन हो जाती है पंजाब के अंदर। देयर वर मेनी पीपल हु वर किल्ड, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हिंदुओं को, ऐसा भी एक इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे बहुत सारे हिंदूज को बस से निकाल के पंजाब के अंदर उनको गोली मार दी गई थी। सो ऐसे बड़े सारे इंस्टेंसेस हुए, जिसके बाद दरबारा सिंह ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी पुलिस को डिप्लॉय किया पंजाब के अंदर। और पंजाब में दरबारा सिंह ने ये भी ऑर्डर दे दिया कि अगर आपको अगर ये जो मुद्दा है ये हाथ से बाहर जाने लगे तो द पुलिस कैन ऑल्सो फायर। ओके, तो नियरली 100 लोग उसमें भी मारे गए, मतलब मैसिव किलिंग्स चल रही थी दोनों साइड से। ठीक है, सो ये बेसिकली चीज़ हो गई। नवंबर 1982 में क्या होता है जरा देख लेते हैं। नवंबर 1982 में अकाली दल एंड भिंद्रा वाले डिसाइड करते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली जाकर। हम लोग मतलब अकाली दल के लीडर्स और भिंद्रा वाले और उनके फॉलोअर्स दिल्ली जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। अब दिल्ली की क्या सिग्निफिकेंस है भैया? तुम्हें तो पंजाब चाहिए, तो दिल्ली की क्या सिग्निफिकेंस है? दिल्ली की ये सिग्निफिकेंस थी कि नवंबर 1962 में होने थे एशियन गेम्स, और एशियन गेम्स ऑफकोर्स कैपिटल में होंगे विच इज दिल्ली। सो दैट इज व्हाट कि एशियन गेम्स होने थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया एंड हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी कि ये जो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो ड्यूरिंग द एशियन गेम्स एंड एवरीथिंग, और अपनी नाक जो है वो बची रहे, कोई प्रॉब्लम कोई वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट ना हो, अपनी नाक बची रहे। और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि अकाली दल के लीडर्स और भिंद्रा वाले जो हैं वो ऐसा कोई क्योस जो है वो ना कर पाए। ऑलराइट, तो बेसिकली बहुत हैवी आर्मी को डिप्लॉय किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो पंजाब से हरियाणा में आता था या हरियाणा से पंजाब में जाता था या दिल्ली के बॉर्डर में जाता था, सबकी बहुत हाई चेकिंग हुआ करती थी। तो मतलब इतना ज़्यादा एशियन गेम्स के टाइम पे इतना ज़्यादा सिक्योरिटी हाई थी। अब क्या होता है ना कि इस पॉइंट पे सिक्स को लगता है कि हमारी तलाशी ली जा रही है, मतलब हमें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। तो सिक्स ने क्या करना शुरू करा, बहुत सारे मैसिव हिंदूज को किल करना शुरू करा। ठीक है, एंड वाइसा वर्सा। तो मतलब कि सिक्स एंड हिंदूज के बीच में राइट्स जो है वो शुरू होने की तैयारी हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुके थे। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी एक लेटर भिजवाती है, इंदिरा गांधी जो है नेगोशिएशन लेटर भिजवाती हैं, बट कोई हल नहीं निकलता, कुछ नहीं होता। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि फाइनली हम एक प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देंगे पंजाब के ऊपर, मतलब पंजाब में स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जाती है 1983 के अंदर। पंजाब के अंदर स्टेट इमरजेंसी को लागू कर दिया जाता है 1983 के अंदर। क्यों? क्योंकि अब जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, प्रेसिडेंट रूल हो गया था, जहां पे अब आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो संभाल रही थी पंजाब को। मीन टाइम भिंद्रा वाले और उनके फॉलोअर्स, भिंद्रा वाले बहुत ही हम कह सकते हैं, तो भिंद्रा वाले और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया कलेक्टिंग वेपन्स इन द गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के अंदर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर वेपन्स को जमा करना चालू करा। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के अंदर और इन द गोल्डन टेम्पल, एंड उन्होंने अकाल तख्त को भी कंट्रोल करना शुरू करा। अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग जो है उसको अकाल तख्त कहते हैं, और वो तख्त जो है उसकी एक अलग ही प्रोमिनेंस, एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस तख्त को ना, तख्त मतलब सीट, राइट,
तो तख्त को ना ऊपर बनाया गया है, मतलब मुगल एम्पायर से भी ऊपर, मतलब मुगल की जो किंग्स थे उनके तख्त से भी ऊपर एक फीट ऊपर बनाया गया था, इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में कि सबसे बड़ा धर्म है। तो मतलब अकाल तख्त वाज वन ऑफ द मोस्ट होली एंड रिलीजियस प्लेस, जिसको आपके भिंद्रावाले और उनके फॉलोअर्स ने कैप्चर कर लिया था, और मतलब वहां पे वो लोग वेपन्स वगैरह रखते थे, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड। सो इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश करी टू नेगोशिएट, मतलब ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश नहीं करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधा ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी नेगोशिएट करने की। उन्होंने प्रपोजल सेंड करा फॉर अकाली लीडर्स, भिंद्रावाले को भी प्रपोजल सेंड करा और अकाली लीडर्स को भी सेंड करा। अकाली लीडर्स फिर मान रहे थे, बट भिंद्रावाले ऐसे थे कि यार हम नहीं मानने वाले। भिंद्रावाले ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, उनके फॉलो, और उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो भाई वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट ही चाहिए। सो बेसिकली क्या होता है, और ये जो प्रपोजल है ना, ये उस टाइम पे 1983 में पीवी नरसिम्हा राव लेके गए थे उनके पास, ठीक है, जो कांग्रेस के काफी ज्यादा अच्छे प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, और फिर 1991 में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो पीवी नरसिम्हा राव लेके गए थे इंदिरा गांधी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल टू दीज पीपल, बट इन्होंने इस प्रपोजल को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। मैसिव किलिंग स्टार्ट हो गई, मुस्लिम्स कह रही हूँ, पंजाब एंड हिंदूज के बीच में, देवर मैसिव सिख्स एंड हिंदूज के बीच में देवर मैसिव किलिंग्स दैट गॉट स्टार्टेड, ठीक है। तो ऐसी चीजें शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि 1 जून, ध्यान से सुनिएगा, 1 जून 1984 के अंदर पंजाब वॉज पुट अंडर अ कर्फ्यू, पंजाब के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, क्योंकि इतनी मैसिव किलिंग्स, इतना खून खराबा हो जाता है कि अब ये स्टेट, पहले तो प्रेसिडेंट रूल के अंडर थी, अब इसमें कर्फ्यू लगा दिया जाता है विद नो और मिनिमल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर। ओके, हर जगह पे मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है। बहुत टेक ओवर जो है, सारा टेक ओवर पुलिस चली जाती है, क्योंकि पुलिस भी ना भिंद्रावाले की एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि पुलिस भी उनसे डरती थी। ओके, सो दैट इज व्हाट कि पैरामिलिट्री एंड आर्मी फोर्सेस को ही डिप्लॉय कर दिया जाता है। न्यूज रिपोर्टर को बोल दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स को बोल देती हैं कि आप छोड़ जाइए इस शहर को, अमृतसर को छोड़ने पे मजबूर किया जाता है न्यूज रिपोर्टर को और फाइन रिपोर्टर्स को। और फाइनली एक दिन आता है जब हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो मुद्दा था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ ये बात बोली थी, टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स लेड बाय भिंद्रावाले एंड अकाल तख्त को कंट्रोल करना। ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम लोग मिलिटेंट्स आर टेररिस्ट पीपल, उनको कैसे हम फ्लश आउट करें और कैसे भिंद्रावाले को हम लोग काउंटर करें, एंड अकाल तख्त जो भी वहां पे जो भी मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही है कैसे हम उसको बंद करें। ओके, 5 जून को क्या होता है 1984, 5 जून 1984 फाइटिंग शुरू होती है, ठीक है, फाइटिंग बिगैन। आर्मी टुक मेनी कैजुअलिटीज, मतलब अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 80 आर्मी लोग भी मारे गए थे, ऐसा कुछ डेटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी। सो आर्मी टुक मेनी कैजुअलिटीज एज दे अंडर एस्टिमेटेड मिलिटेंट्स। उनको लगा था कि यार मिलिटेंट्स जो हैं, ये जो भिंद्रावाले के लोग हैं, ये लोग तो मतलब ठीक होंगे ना, मतलब इन लोगों को क्या, मतलब तो बिल्कुल बहुत कम तैयारी के साथ आई थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उनको नहीं पता था कि ये भिंद्रावाले और इनके फॉलोअर्स के पास जो है वो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ठीक है, इनके पास एंटी टैंक गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मशीन गन्स हैं। तो मतलब कि उस टाइम पे बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी अपनी इंडियन आर्मी की। ओके, 6 जून को क्या होता है, 5 जून तो ये हो गया, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस आ गई। अब 6 जून को क्या होता है, 6 जून को टैंक्स को बुलाया गया अकाल तख्त के अंदर, ठीक है, टैंक्स कॉल्ड इन अकाल तख्त भिंद्रावाले, एंड बहुत मैसिव फाइट होती है। अकाल तख्त के अंदर वो एंटर करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं और जितना भी फाइटिंग जो है वो शुरू होती है। और उसके बाद फिर एट दी एंड व्हाट हैपेंस इज कि भिंद्रावाले जो हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, ही ऑल्सो डाइड इन दिस फाइटिंग, एंड उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं। ओके, सो बेसिकली ये होता है, हैवी डैमेज होता है अकाल तख्त को, मतलब कि अकाल तख्त मैंने आपको बताया ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड होली प्लेस माना जाता है सिख पॉपुलेशन का, तो उसका मैसिव डैमेज होता है, ठीक है। और लाइब्रेरी, वहाँ का जो किताब खाना था, जो लाइब्रेरी थी आपके गोल्डन टेम्पल की, उसमें भी गलती से आग लग जाती है, ठीक है, तो विच बेसिकली मीन्स कि मास डिस्ट्रक्शन होती है। और कई बार तो ये भी बताया गया है कि गोल्डन टेम्पल में भी गोली के, मतलब गोल्डन टेम्पल जो मेन हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे भी गोली के जो निशान हैं, जो एविडेंसेस हैं वो पाए गए थे। तो जब
ये बात खत्म हुई जब आपका सिख सेंटिमेंट्स पूरी तरह से हर्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी होली प्लेस, उनकी रिलीजियस प्लेस के साथ ये किया गया। और जब ये पिक्चर्स बाहर आए कि कैसे लोगों को ट्रीट किया गया, या फॉर दैट मैटर कैसे आप लोगों का जो आपका अकाल तख्त है, या जो आपका गोल्डन टेम्पल है, या जो आपका वॉट एवर इट इज़, मतलब जो आपका लाइब्रेरी है, जब इन सारी चीज़ों की जब पिक्चर्स बाहर आने लग गई सोशल मीडिया पे और इन सारी चीज़ों पे, तो सब लोगों का सेंटिमेंट सिख सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत हर्ट हो गए। रायट्स शुरू हो गई हिंदूज एंड सिख्स के बीच में, और इसका जो रिजल्ट था, मतलब there were massive riots that started between Hindus and Sikhs. The Hindus were about the life of the Sikhs, and vice versa, Sikhs were behind the life of Hindus. तो मतलब ये एंटी हिंदू या एंटी सिख राइट्स जो हैं वो शुरू कर दी गई 1984 में। क्यों? क्योंकि सिख के जो रीजनल सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट किए गए या हुए। ओके, सो दैट इज व्हाट। अब इसका रिजल्ट जो है वो हमें बहुत भारी पड़ा, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ा इसका रिजल्ट। और उसका रिजल्ट ये था कि 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके 2 खुद के सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया इन अ कॉन्स्पिरेसी। सो ये बेसिकली एक चीज़ थी। और जो दूसरा इम्पैक्ट था जो काफ़ी मैसिव था, ये तो ऑफकोर्स ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। और जो दूसरा इम्पैक्ट था जो काफ़ी ज़्यादा मैसिव था वो ये था कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो आ रही थी फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू इंडिया। मॉन्ट्रियल इज़ इन कैनेडा। ओके, सो मॉन्ट्रियल टू इंडिया एयर इंडिया की फ़्लाइट आ रही थी। तो वो एयर इंडिया की फ़्लाइट को जो है उसको बिल्कुल इट वॉज बॉम्ब। ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट पे बॉम्ब, इट वॉज बॉम्ब एंड देयर वर 329 पैसेंजर्स हु गॉट किल्ड इन दैट फ्लाइट। और इन लोगों ने पहले ही पता करवा लिया था कि उस पर्टिकुलर मॉन्ट्रियल से इंडिया आने वाली फ्लाइट में सिर्फ हिंदूज ही हैं। तो मतलब कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डन। सो इतना मैसिव इम्पैक्ट होता है। और ये आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार है। अभी तो मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको पता है मैंने काटी हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड अबाउट ऑपरेशन ब्लू स्टार।